Hey everyone, welcome back to NCERT माइंड मैप एंड हाईलाइट सीरीज। आज की क्लास में हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का माइंड मैप बनाने वाले हैं। स्ट्रिक्टली फॉलोइंग एनसीईआरटी के एक एक लाइन इस माइंड मैप पे है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली थोड़ी सी एडिशनल चीजें हैं जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। स्टार्ट करते हैं। सो आपकी टेक्स्ट बुक में जो पहला पैराग्राफ है उसमें दिया हुआ है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। व्हाट इज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन? द डेफिनेशन इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। वो ये है, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स। सो कौन से दो गैसेस है जो इन्वॉल्व हो रहे हैं? वो है एक ऑक्सीजन और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन क्या करता है? इट इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। क्यों यूटिलाइज होता है? टू ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट। कौन सा न्यूट्रिएंट? तो ग्लूकोज हमको ब्रेक डाउन करना होता है। क्यों ब्रेक डाउन करना है? एनर्जी लेने के लिए। उससे क्या करते हैं हम? वेरियस एक्टिविटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म करता है हमारा सेल। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या सीन है, कहाँ से आता है? कार्बन डाइऑक्साइड एक हार्मफुल गैस है जो हमारा सेल प्रोड्यूस करता है। कब प्रोड्यूस करता है? जब उसके अंदर कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, जब अपना खाना बना रहा होता है, कोई भी फंक्शन कर रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जो कि हमें लंग्स के बाहर भेजना होता है। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में एज इट इज ये सारे के सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। लेकिन फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। एट द सेम टाइम रेस्पिरेशन क्या होती है? रेस्पिरेशन जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसकी यूटिलाइजेशन को जो हम करते हैं ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए, उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा डिफरेंस है रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में। रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। नाम में ही है एरोबिक, एयर, दैट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एनारोबिक ऑपोजिट ऑफ द एरोबिक, दैट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो एरोबिक होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्यों होता है? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? 38 एटीपी मिलती है आपको। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एनारोबिक कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। क्या ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है? नहीं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। ये लेस एनर्जी देती है, सिर्फ 2 एटीपी ही देती है। ठीक है, एग्जांपल्स इसके देखोगे, ईस्ट में ये अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। तुम्हारी मसल में जब एक्सरसाइज करते हो ना तो क्या प्रोड्यूस करता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिससे थक जाती है मसल, है ना। वो क्या करने देती है? वो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं करने देती है। ठीक है, उसके बाद आरबीसी में क्या करता है? ये अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। और एंडोपैरासाइट में ये क्या करता है? अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। एक और तरीके से हम रेस्पिरेशन को डिवाइड कर सकते हैं जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट में क्या होता है? द सेल्स आर डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द एयर। इनडायरेक्ट में जो सेल होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है एयर के। तो क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली सेल कांटेक्ट में है, हमको रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड लोअर मल्टी सेलुलर। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक ये गलत है। इनडायरेक्ट में क्या होता है? क्योंकि सेल डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज होते हैं। और ये किस में देखोगे तो कोडेटा में। ठीक है, तो ये चीज एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है पर तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे माइंड मैप तुम बना लेना। ठीक, अब आते हैं हम सेकेंड वाले पे, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। एज पर एनसीईआरटी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग डिपेंड्स अपॉन द हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या उसका लेवल है? सेलुलर है, ऑर्गन है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, क्या लेवल है? तो हम दो तरीके से देखेंगे। एक जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ एज इट इज हम देखेंगे, दूसरा हम एनिमल किंगडम वाइज भी देखेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी के व्यू में ये पूरा स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के थ्रू है। ठीक है, एनसीईआरटी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, वो हम देखते हैं। पहला इनवर्टिब्रेट में। इनवर्टिब्रेट में अगर हम बात करें स्पॉन्जेस, कॉलनट्रेटा एंड फ्लैटवर्म की, तो इनकी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है थ्रू द एंटायर बॉडी सरफेस से हो जाती है। बॉडी सरफेस से ही हो जाती है। कैसी? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो उनका मॉइस्ट क्यूटिकल होता है सरफेस पे, उसके थ्रू हो जाती है। इंसेक्ट की बात करें तो ट्रैकिया के थ्रू होती है। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो गिल्स, जहाँ भी एक्वेटिक आ जाता है याद रख लेना गिल्स है। मोलस्क की बात करें तो ये भी थ्रू गिल्स होता है। फिर टेरेस्ट्रियल फॉर्म, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है? थ्रू लंग्स होती है। वर्टिब्रेट में कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हुए हैं एनसीईआरटी में? फिश थ्रू गिल्स, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स लंग्स के थ्रू होते हैं। एम्फीबियन एंड फ्रॉग जो हो गया तुम्हारा वो स्किन के थ्रू भी होता है और लंग्स के थ्रू भी होता है। मैमल्स जो होते हैं तुम्हारे वो लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। तो ये तो होगी एनसीईआरटी की बात। नाउ अब हम पढ़ेंगे एज पर द एनिमल किंगडम कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन है
उन ऑर्गेनिजम्स में। तो पहला आता है तुम्हारा पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस का मतलब समझ लो ईच एंड एवरी सेल। मैं दिखा देती हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे, ये देखो बॉडी सरफेस का मतलब क्या है, ईच एंड एवरी सेल के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, इसको हम जनरल बॉडी सरफेस एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, तो पॉरीफेरा में क्या होता है, पॉरीफेरा में तुम्हारा बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, निडेरिया में बॉडी सरफेस, स्टिनोफोरा में बॉडी सरफेस, प्लैटिहेलमिंथस में बॉडी सरफेस, एस्कीहेलमिंथस में बॉडी सरफेस। तो टिल एस्कीहेलमिंथस याद रख लो, ये जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, मतलब ईच एंड एवरी सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, उसके बाद एनालिडा में मॉइस्ट सरफेस या क्यूटेनियस के थ्रू होता है, और इसका एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म। अर्थप्रोडा में डिफरेंट एग्जाम्पल्स है, क्रूटेशियन वो जो पानी में लीव करते हैं, ठीक है, और क्रस्टेशियन जो भी आप बोलते हो, उसमें गिल्स होती हैं। लिम्बस जिसको हम लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं, उसमें बुक गिल्स होती है। इंसेक्ट में ट्रैकियल सिस्टम होता है। एक्निड्स में तुम्हारा बुक लंग्स होता है। मोलस्क में दो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, टिनिडियास जिसमें फिलामेंटस गिल्स होती हैं, और या तो वो सिर्फ गिल्स के थ्रू भी कर सकता है। एकाइनोडर्माटा में वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हेमिकॉर्डेटा में फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं। ठीक है, कॉर्डेटा में क्या होता है, कॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स तुम्हारे हैं, पाइसिस उसका गिल्स के थ्रू होता है। एम्फीबियन के 3 तरीके हो सकते हैं, क्यूटेनियस हो सकता है, लंग्स हो सकता है, बैकोफेरिंक्स। बैकोफेरिंक्स क्या होता है, जैसे तुम्हारा गला होता है ना कनेक्शन का, वैसे ही होता है उनका। रेप्टाइल का एग्जाम्पल अगर लिजर लिया तो लिजर में थ्रू लंग्स होता है। एस बर्ड्स जो होती है तुम्हारी वो लंग्स में होती है, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करती है, और मैमल्स जो होता है वो तुम्हारा लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से तो क्या होता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किस चीज को कंबाइन करता है, तो दो चीजें हमने यहाँ पे पढ़नी है, एक तो है रेस्पिरेटरी पैसेज और दूसरा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी पैसेज को देख लेते हैं। तो दो पैसेज होते हैं, तुमको पता होना चाहिए, कंडक्टिंग पार्ट होता है, एक रेस्पिरेटरी पार्ट होता है। कंडक्टिंग पार्ट को हम एनाटॉमिक डेड स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है, बेसिकली कहाँ से कहाँ तक होता है, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंकियोल तक होता है। ठीक है, और ये काम क्या करता है, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर, जो तुम्हारा बाहर से अंदर एल्वेलाई तक ट्रांसपोर्ट करता है, ह्यूमिडिफिकेशन करता है, ह्यूमिडिफाई करता है। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर ऑफ एयर को क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर से मैच करता है, प्यूरिफाई करता है, किससे, बैक्टीरिया और डस्ट से। ये सारे काम तुम्हारे कंडक्टिंग जोन के हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे कहीं पे भी मैंने ये बोला यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रही है, नहीं बोला, यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से एल्वेलाई तक है, यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होती हैं। ठीक है, और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम ब्लड इनटू द रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है, ये पूरा एनसीईआरटी का है, एज इट इज माइंड मैप बना लो। अब हम आते हैं यहाँ पे, पहले रेस्पिरेटरी पैसेज देखेंगे और उसके बाद हम लंग्स पे जाएंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे देखो रेस्पिरेटरी पैसेज हमने कहाँ से शुरू किया, हमने शुरू किया है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से शुरू किया है, जो कहाँ होती है तुम्हारी अबाउ दी अपर लिप होती है। उसके बाद वहां पे क्या आता है, नेजल कैविटी आता है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के बाद नेजल कैविटी आता है, जहाँ पे तुम्हारे फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं, डस्ट को ट्रैप करने के लिए। अब यहाँ पे 3 पार्ट होंगे तुम्हारे। ठीक है, नेजल वेस्टिबुलर रीजन जहाँ पे डस्ट ट्रैप होता है, फिर सेप्टम जो तुम्हारी नोज को, लेफ्ट एंड राइट नोज को डिवाइड करता है, और बोनी पार्ट होता है जिसका मिडिल पोस्टीरियर पार्ट होता है, और वो क्या होता है, लॉन्ग स्पाइरल पैसेज है फॉर इनकमिंग एयर, और यहीं पे ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर होती है। ठीक है, इस बोनी पार्ट को हम इंटरनल नेयर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर तुम मुंह खोल के देखोगे ना तो तुम्हें एक घंटी जैसी चीज दिखाई देगी जिसको हम ओव्यूला बोलते हैं। तो ये क्या करता है, जैसे तुम खाना स्वॉलो करने जाते हो ना तो नोस्ट्रल को बंद कर देता है ताकि हमारा खाना नोज में ना जाए। यहाँ पे 3 बोन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ये लाइन होता है सीलिएटेड सूडोस्ट्रेटिफाइड से, और ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से गॉबलेट सेल्स होती है, म्यूकस बनता है, और म्यूकस हमारा ट्रैप करता है डस्ट एंड बैक्टीरिया को। यहाँ पे श्नेइडरियन मेम्ब्रेन भी होती हैं, जिसपे ऑल्फैक्टरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये हमारे नर्व सेल से जुड़ी हुई है।
ठीक है। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, फिर नेजल कैविटी, फिर इंटरनल नॉस्ट्रल और इंटरनल नेस, उसके बाद हम जाते हैं नेसोफेरिंग्स में। 3 तरीके के फेरिंग्स होते हैं, ठीक है। तो जो नोज के पास होता है उसको नेसोफेरिंग्स बोलते हैं, और ये कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का। फिर ओरोफेरिंग्स में जो तुम्हारी गले के पास आ रहा है, नॉट गले के पास, लाइक एग्जैक्टली माउथ में आ रहा है, एंड लैरिंजोफेरिंग्स, ओके, जो लैरिंग्स के पास आता है, तो इसको हम लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, कार्टिलेज से बना होता है। कितनी कार्टिलेज? 9 कार्टिलेज होती है, जिसमें से एक कार्टिलेज जो होती है वो तुम्हारी एपिग्लॉटिस होती है, ठीक है। उसके बाद वोकल कॉर्ड जो है वो हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ होता है, यहीं पे प्रेजेंट होता है वॉइस बॉक्स में, जिससे आवाज निकलती है। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रैकिया या विंड पाइप पर। अब ट्रैकिया कैसी होती है? इट इज प्रेजेंट एट द वेंट्रल पार्ट, सामने की पार्ट पे प्रेजेंट होती है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, मिड थोरैसिक तक एक्सटेंड होती है। इनकम्प्लीट हाइलैंड डॉर्सली, सिर्फ आगे की तरफ पे कार्टिलेज होता है, पीछे की तरफ नहीं होता है। क्यों सी शेप कार्टिलेज है? क्योंकि वो कोलैप्स होने से बचाता है ट्रैकिया को, ठीक है। उसके बाद एपिग्लॉटिस क्या होती है? जो ग्लॉटिस, जो तुम्हारे ट्रैकिया की ओपनिंग होती है उसको ग्लॉटिस बोलते हैं, उसको जो कवर करता है उसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज एंड इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू लेरिंग्स, ठीक है। तो फूड की एंट्री नोज में कौन स्टॉप करता है? क्या बताया था मैंने यहाँ पे? फटाफट देख लो और बता दो मुझे, क्या बताया था? और फूड की एंट्री ट्रैकिया में कौन स्टॉप करता है? कौन स्टॉप करता है? एपिग्लॉटिस, ठीक है। उसके बाद ट्रैकिया से तुम्हारा लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। कहाँ पे डिवाइड होता है? 5th थोरैसिक वर्टिब्रे में, ठीक है, 5th थोरैसिक वर्टिब्रे में। जो फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, इनिशियल ब्रोंकियोल्स, यहाँ तक मैंने बताया, ठीक है। ये सब बनता है। इन सब में क्या कॉमन है? तुम्हारी सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग कहाँ तक होती है? इनिशियल, एनसीईआरटी की लाइनें याद होनी चाहिए। इनिशियल ब्रोंकाइज तक तुम्हारी इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती है, इसके बाद नहीं होती, ठीक है। फिर टर्मिनल ब्रोंकियल आ गया, टर्मिनल ब्रोंकियल, एल्विलाई डक्ट, एल्विलाई सैक, एल्विलाई। एल्विलाई के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते, जो एनसीईआरटी में है। थिन है, इरेगुलर वाल्ड है, हाईली वैस्कुलर है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स है, 300 मिलियन इन बोथ लंग्स है, एंड मेन साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है। सो एल्विलाई है तुम्हारा ट्रांसपोर्टिंग पार्ट, ठीक है। नोट है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में आई थिंक दिया हुआ है, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल एंड एल्विलाई कंप्राइजेस लंग्स। ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम तुम्हारे लंग्स के बारे में। तो पहले हम लंग्स की लेयर्स या कवरिंग देखेंगे। तो इट इज कवर्ड बाय द प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स के लिए जो दूसरा नाम हम यूज करते हैं वो प्लूरल यूज करते हैं, ठीक है। तो आउटर साइड पर है, इनर साइड पर है, और देयर इज अ स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर। आउटर वाले को हम पेराइटल बोलते हैं, और ये किससे कांटेक्ट में होती है? थोरैसिक कैविटी के कांटेक्ट में होती है, रिब केज के कांटेक्ट में होती है। इनर वाले को हम विसरल बोलते हैं, और ये किसके कांटेक्ट में होती है? लंग्स के सरफेस में होती है, एल्विलाई के कांटेक्ट में होती है। जो स्पेस होता है इनर और आउटर में उसको हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। क्यों होता है? ताकि रिड्यूस फ्रिक्शन कर सके, जब भी मूवमेंट होती है इन एंड आउट, ऑक्सीजन जा रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा होता है, तो फ्रिक्शन को स्टॉप करता है। और ये क्या करता है? 2 प्लूरल लेयर को एक साथ बाइंड करके रखता है, ठीक है। उसके बाद लंग्स की लोकेशन देख लेते हैं, लोकेशन कहाँ पर है इसकी, ठीक है। तो लोकेशन जो है इसकी, ये है थोरैसिक चैम्बर में, एयर टाइट चैम्बर भी बोलते हैं उसको, फॉर्म्ड बाय डॉर्सली, चारों तरफ से बंद है ये। डॉर्सली मतलब पीछे की तरफ से वर्टिब्रल कॉलम है, वेंट्रली मतलब आगे की तरफ से स्टर्नम है, लेटरली मतलब साइड से तुम्हारे रिब्स हो गए, और लोअर और पोस्टीरियरली तुम्हारा डायफ्राम हो गया, ठीक है। एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्ट बाय द पल्मोनरी कैविटी। तो ऊपर की कैविटी में कोई भी चेंज होगा तो वो लंग्स में, पल्मोनरी कैविटी मतलब क्या? जो कैविटी लंग्स में है, ठीक है। उसके बाद साइड्स ऑफ लंग्स देख लेते हैं, लंग्स की कितनी साइड होती हैं। तो हमें पता है लंग्स की 2 साइड होती हैं, एक राइट लंग्स होता है, एक लेफ्ट लंग होता है ना। राइट लंग में फीचर मतलब जो डिवाइड करते हैं हम, ठीक है, डीप डिवाइड करते हैं उसको फीचर बोलते हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल फीचर होता है जिसको हमने हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया, ऑब्लिक मतलब टेढ़ा ऐसे होता है, ठीक है। लोब्स कितने होते हैं इनके? क्योंकि 2 फीचर है तो यहाँ पे 3 भाग में होगा, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर। प्रॉपर्टीज क्या क्या हो गई? ये वाला जो राइट साइड है वो शॉर्टर होता है, ब्रॉडर होता है, 625 ग्राम वेट होता है इसका। शॉर्टर क्यों होता है? क्योंकि नीचे से जो लीवर है तुम्हारा वो ऊपर पुश कर रहा होता है, इसलिए ये वाइडर हो जाता है, शॉर्टर हो जाता है, ठीक है। लेफ्ट साइड में फीचर कितना से फेक है, ऑब्लिक, टेढ़ा ऐसा है, ठीक है। तो 2 ही भाग होते हैं, सुपीरियर होता है, इंफीरियर होता है। प्रॉपर्टीज क्या है इनकी? लॉन्गर है, कार्डियक नॉच होती है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कार्डियक नॉच होती है, ठीक है, हार्ट होता है तुम्हारा यहाँ पे। उसके बाद 565 ग्राम वेट होता है इनका, ठीक है।
अब कौन कौन सी मसल होते हैं यहाँ पे, डायफ्राम होती है जिसपे फ्रेनिक नर्व जुड़ी होती है, ठीक है, फ्रेनिक नर्व जुड़ी होती है और ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में दिखता है। उसके बाद मीडियस्टाइनम एक नाम आपको पता होना चाहिए, इट इज स्पेस बिटवीन द टू लंग्स, जो तुम्हारे दो लंग्स के बीच में स्पेस होती है उसको हम मीडियस्टाइनम बोलते हैं। उसमें 5 पॉइंट दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक में। पहला है ब्रीदिंग एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन। सो ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, वेंटिलेशन मतलब क्या होता है, एयर का अंदर बाहर करना, ठीक है, तो बाहर से एटमॉस्फेयर अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में ज्यादा है वो बाहर जाता है। उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होती हैं। ये देखो, ये तुम्हारा एल्विलाई है और यहाँ पे कैपिलरीज इससे अटैच होती है और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, कहाँ जाता है, एल्विलाई में, एल्विलाई से बाहर जाएगा, एल्विलाई से कैपिलरी में ऑक्सीजन अंदर आता है, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है। ये कैसी होती है, एक्टिव होती है, पैसिव होती है, पैसिव होती है, कोई एनर्जी नहीं लगता है, डिफ्यूजन है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब जो ये गैसेस ब्लड में आ गई हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन करना है, कौन करेगा, ब्लड करेगा, ठीक है। उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है वो आ जाएगा तुम्हारे टिश्यू में और टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो चला जाएगा तुम्हारे ब्लड में, ठीक है। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल। अब जो ऑक्सीजन ब्लड में आया है, ब्लड से टिश्यू में आया है, वो टिश्यू यूज करेगा, सेल यूज करेगा कैटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, ठीक है। और उसके कैटाबॉलिक एक्टिविटी करने पे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो वापस से एल्विलाई में जाएगा ब्लड के थ्रू और बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो भी तोड़ना फोड़ना हमारी बॉडी में हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, अमाइनो एसिड बना रहे हैं, कुछ भी जो भी तोड़ना फोड़ना हो रहा है, उस सारे काम करने में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो थ्रू रेस्पिरेशन बाहर चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्व। तो क्या क्या चीजें मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती हैं वो हम पहले देखेंगे। पहला है रूल्स, क्या क्या रूल है, एयर विल ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्यों, अगर लो से हाई पे गए तो भैया एनर्जी डालनी पड़ेगी, एनर्जी तो हम ऑलरेडी सेल में इतनी सारी चीजों के लिए यूज कर रहे हैं, अब इसके लिए भी यूज करेंगे तो मेरा सेल कितनी एनर्जी बनाएगा, करेक्ट। तो ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पे जाता है। सेकेंड है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये तुम्हारा बॉयल्स लॉ है, ठीक है, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा। कौन सी मसल यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल इन्वॉल्व होती है। कौन कौन सी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ये देखो, ये कहाँ होती है, रिब्स को जोड़ के रखती हैं, अगर तो वो रिब्स के अंदर की तरफ हुई तो इंटरनल हो गई, अगर बाहर की तरफ हुई तो एक्सटर्नल हो गई। उसके बाद रिब्स के नीचे ही तुम्हारा डायफ्राम होता है ऐसा, ठीक है, डोम शेप में ऐसा डायफ्राम होता है। उसके पास फ्रेनिक नर्व होती है, ठीक है, फ्रेनिक नर्व होती है, मसल इज नॉट अ करेक्ट वन, डायफ्राम एक मसल है जिसके पास फ्रेनिक नर्व होती है, ठीक है। उसके बाद प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दो प्रेशर के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंट्रा मतलब इनसाइड द लंग्स, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इंटर मतलब इन बिटवीन, इंटरकोस्टल है ना, यहाँ पे देखो इंटरकोस्टल मतलब दो रिब्स के बीच में, ठीक है, इंट्रा मतलब अंदर, इनसाइड, ठीक है। उसके बाद ब्रीदिंग साइकिल कौन कौन सी होती है हमारी, एक होता है इंस्पिरेशन, एक होता है एक्सपिरेशन, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 12 to 16 होता है पर मिनट, पर मिनट में आप सिर्फ 12 to 16 कर सकते हैं। तो ये है आपका जो चीजें इन्वॉल्व होती है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। अब हम आते हैं प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इसका प्रोसेस क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, यहाँ होती है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन कितना है, सिर्फ 2 सेकेंड्स का है, एक्सपिरेशन कितना है, सिर्फ 3 सेकेंड्स का है, दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा, 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स पर ब्रीदिंग, ठीक है। तो एक ब्रीदिंग आप 5 सेकेंड में लेते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है वो देख लेते हैं। तो पहले जो दो चीजें इन्वॉल्व है जो आपको पता होना चाहिए, एक तो लंग्स के अंदर कितना प्रेशर है और एक बाहर कितना प्रेशर है। तो बाहर तुम्हारा 760 mmHg है एंड अंदर 758 है। कहाँ ज्यादा है, एटमोस्फेयर में ज्यादा है, तो कहाँ से कहाँ जाएगा, ये एटमोस्फेयर से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मतलब लंग्स के अंदर जाना चाहिए, है ना, ज्यादा से कम में जाना चाहिए। तो जैसे ये प्रेशर डिफरेंस होता है, क्या होता है, तुम्हारा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है, ठीक है। सपोज अगर ये मेडुला है तो मेडुला में दो रीजन होते हैं, एक डॉर्सल होता है, एक वेंट्रल होता है, ठीक है। सो डॉर्सल वाला जो है वो एक्टिवेट हो जाता है इस पार्शियल
प्रेशर क्रिएट होने की वजह से। तो डॉर्सल वाला जब एक्टिवेट हो जाता है तो वो क्या करता है, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, माइंड इट एक्सटर्नल बोला है, इंटरनल नहीं बोला है। कैसे याद रखेंगे, इंस्पिरेशन स्टार्ट होता है आई से, तो अगर इंटरनल कर दिया तो रिपल हो जाएगा, इसलिए एक्सटर्नल। ठीक है, तो एक्सटर्नल एंड डायफ्राम को वो मैसेज भेजता है जिसकी वजह से दोनों में क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, कहाँ पे डीआरजी प्रेजेंट होता है, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, मेडुला पे होता है। अब देखो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो क्या होता है, ऐसा डोम शेप का होता है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट खींचते हैं तो क्या हो जाता है, ऐसे फ्लैट हो जाता है। ठीक है, अगर फ्लैट हो रहा है तो किस तरीके से बढ़ रहा है, एंटीरियर पोस्टीरियर वे में उसकी कैविटी बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डोम शेप से फ्लैट हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक, अपर की कैविटी बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, क्योंकि लंग्स की कैविटी बढ़ रही है, पल्मोनरी मतलब लंग्स, जिसकी वजह से क्या होता है, पल्मोनरी प्रेशर अंदर डिक्रीज होता है। अभी बोला था वॉल्यूम प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना, ये एक्टिव प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, इसकी वजह से क्या करेगा, एयर अंदर मूव करेगा। देख लेते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल में क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल भी कॉन्ट्रैक्ट होगी, इसकी वजह से ये कहाँ होती है, रिब्स के बीच में होती है ना, तो ये रिब्स और स्टर्नम को कंट्रोल करेगी। रिब्स तुम्हारा आउटवर्ड मूव करेगा, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगी, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगी, और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, अंदर का प्रेशर डिक्रीज करेगा, और ये भी एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और दोनों की वजह से फाइनली क्या हो जाएगा, तुम्हारा एयर अंदर जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्सपिरेशन कैसा होता है, एक्सपिरेशन से 3 सेकंड का है। ठीक है, तो अगर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का गैप पूछे तो 3 सेकंड का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यहाँ पे 762 है, यहाँ पे 760 है, ज्यादा कहाँ है, लंग्स में है, तो लंग्स से एटमोस्फेयर में जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। तो कैसे होता है, इधर देखो अनदर सेंटर, अभी हमने मेडुला के बारे में ऊपर से देखा था, सेंटर डोर्सल एंड वेंट्रल था, अब यहाँ पॉन्स होता है। ठीक है, मेडुला लास्ट पार्ट है तुम्हारे ब्रेन का, फिर यहाँ पे पॉन्स होता है, पॉन्स में एक सेंटर होता है जिसको हम नीमोटेक्सिक सेंटर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे ये वाला पार्शियल प्रेशर क्रिएट होता है, ये सिग्नल भेजता है डीआरजी को और स्विच ऑफ कर देता है, ये आगे सिग्नल भेजने ही नहीं देता है। ठीक है, जब सिग्नल ही नहीं गया तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेंगी। तो इधर देखो ये रिलैक्स किया, रिलैक्स किया तो क्या हुआ, अपवर्ड मूवमेंट हो गई, वापस से डोम शेप में आ गया, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी डिक्रीज हो गई, पल्मोनरी कैविटी डिक्रीज हो गई, प्रेशर इंक्रीज हो गया, और ये पैसिव प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल भी रिलैक्स हो जाएगी, और ये रिब्स एंड स्टर्नम से जुड़ी हुई है तो डाउनवर्ड मूव करेगा। खुद से करके देखो, सांस लो और सांस छोड़ के देखो, अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, कहाँ जा रहा है। ठीक है, थोरैसिक कैविटी डिक्रीज हो जाएगी, इससे पल्मोनरी कैविटी भी डिक्रीज होगी, प्रेशर इंक्रीज होगा, ये भी पैसिव प्रोसेस है, और इन दोनों की वजह से क्या होता है, तुम्हारा एयर बाहर निकलता है। ये तो बात होगी नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड नॉर्मल एक्सपिरेशन की, पर हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन एंड फोर्सफुल एक्सपिरेशन भी कर सकते हैं, है ना, कैसे करते हैं वो देखो। फोर्सफुल इंस्पिरेशन में ये 3 मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, आपको 3 मसल्स के नाम नहीं याद रखने हैं, एनसीईआरटी में नहीं है। ये मसल तुम्हारी क्लेविकल बोन के यहाँ पे इस तरीके से होती है। ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो रिब केज क्या करता है, एलिवेट, मोर एलिवेट, और ज्यादा बाहर आ सकता है। ठीक है, उसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होती है, प्रेशर डिक्रीज होता है, और एयर अंदर जाता है। अब फोर्सफुल एक्सपायरेशन में क्या होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, लंग्स के अंदर देखो 764 और बाहर 760 है, तो ऑब्वियसली बाहर जाना पड़ेगा इसको, है ना, तो कैसे करेगा, डायफ्राम यहाँ पे रिलैक्स है। ठीक, अब देखो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स है, यहां तक तुमने नॉर्मल एक्सपायरेशन में पढ़ा था, नॉर्मल एक्सपिरेशन इसी तरीके से होता है, लेकिन फोर्सफुल में इंटरनल भी इन्वॉल्व है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल इन्वॉल्व है, और यहाँ पे मेडुला का वेंट्रल पार्ट इन्वॉल्व होता है, डॉर्सल के साथ साथ वेंट्रल पार्ट, मोस्टली वेंट्रल पार्ट इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिब केज इनवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करेगा, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज करेगी, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, जो नीचे की तुम्हारी मसल होती है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो विजरल ऑर्गन, विजरल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे स्टमक हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, वो सारे ऑर्गन जो अंदर होते हैं। ठीक है, हॉलो ऑर्गन। तो डायफ्राम बिकम मोर आर्क्ड, पूरा ऐसा आ जाएगा। ठीक है, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीजेस इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा एयर विल एक्टिवली फ्लो आउट, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में। ठीक है, एक और चीज आई थिंक यहाँ पर थी, यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर, हाँ ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल से तुम्हारा जो कैविटी इंक्रीज हो रहा है वो डॉर्सो वेंट्रल हो रहा है, डॉर्सो मतलब पीछे की साइड, वेंट्रल मतलब आगे की साइड। तो रिब्स कैसे ऐसे होते हैं ना, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ऐसे ही हो रहा है ना तुम्हारा चेस्ट आगे पीछे, तो इसलिए ये आगे पीछे की तरफ होता है। ये 2 चीजें याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होती क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि होती क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी।
जो भी गैस, जो भी एयर आप अंदर ले रहे हो या बाहर छोड़ रहे हो या अंदर बाहर करते समय लंग्स में जो भी एयर प्रेजेंट होती है उनको हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बोलते हैं। वापस बता रही हूँ, जो भी एयर आप अंदर ले रहे हो वो भी एक रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, जो भी एयर आप बाहर छोड़ रहे हो वो भी एक रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, और जो एयर अंदर रह जाती है लंग्स में उसको भी हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये तो होगी आपकी डेफिनेशन। उसके बाद हम थोड़े रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स देख लेते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो सबसे पहला है टाइडल वॉल्यूम। हम इसको ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे, बट जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो एज इट इज मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। टाइडल वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, जो आप नॉर्मल अभी बैठ के रेस्ट के टाइम पे इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन कर रहे हो उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। कितनी होती है? 500 ml होती है। रीडिंग याद होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी नाम में ही देखो क्या है, इंस्पिरेशन। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप जब एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर, नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन तो क्या हो गई तुम्हारी टाइडल वॉल्यूम हो गई। तो जब फोर्सफुली कर रहे हो ना, फोर्सफुली कर रहे हो तो उसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। कितनी होती है? 2500 to 3000 होती है। कैसे याद रखना है ये देखो, टाइडल वॉल्यूम 500 होती है, उसके साइड में तुम IRV लिख लो 500 into 5, ठीक है, 2500 होती है। उसके इस साइड पे तुम ERV लिख दो, दैट इज योर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वर्ड में एक्सपायरेशन, दैट मीन्स जब आप छोड़ रहे हो बाहर तो क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम जो आप फोर्सफुली छोड़ रहे हो उसको एक्सपायरेशन वॉल्यूम कहते हैं, दैट इज योर 1000। इधर ही लिख देते हैं, इधर देखो 500 into 5 क्या हो गया तुम्हारा? IRV हो गया। 500 into 2 तुम्हारा क्या हो गया? ERV हो गया, दैट इज 1000, ठीक है। 100 लिखा है मैंने, बट 1000 वहां लिख लेना, जगह नहीं है, ठीक है। 1000 to 1100 ml। नाउ नेक्स्ट आ गया रेसिडुअल वॉल्यूम। अब तुमने नॉर्मल एक्सपिरेशन कर लिया, नॉर्मल इंस्पिरेशन कर लिया, फोर्सफुली भी सांस ले ली, फोर्सफुली भी सांस छोड़ दिया। अब ये सब करने के बाद भी जो वॉल्यूम तुम्हारे लंग्स में रह जाती है उसको रेसिडुअल, वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है रेसिडुअल, रह जाना, ठीक है। जो वॉल्यूम लंग्स में रह जाती है उसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, इवन आफ्टर फोर्सफुल, कितनी भी सांस छोड़ लो, कितना भी फोर्स लगा के छोड़ लो, कितना भी दम लगा लो, कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर रहती ही है ताकि लंग्स हमारा कोलैप्स ना हो। अच्छा, इसको कौन रखता है? इसको तुम्हारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रखते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रखते हैं। ये कितना होता है? ये भी 1100 से 1200 में होता है, ठीक है। अब देखो तुम ये मेजर कैसे कर सकते हो, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को मेजर कैसे किया जा सकता है? इसको हम मेजर कर सकते हैं एक डिवाइस से विच इज नोन एज स्पाइरोमीटर। तो स्पाइरोमीटर क्या है? ये एक डिवाइस है टू मेजर द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। हेल्प्स इन द क्लिनिकल असेसमेंट, इसको हम क्लिनिकल असेसमेंट में यूज करते हैं लंग्स की कोई भी मिसफंक्शनिंग को चेक करने के लिए। वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड। तो जो भी वॉल्यूम अंदर है, बाहर है, जा रही है, जो भी है, ये सब हम स्पाइरोमीटर से कर सकते हैं चेक। लेकिन क्या चीज स्पाइरोमीटर चेक नहीं कर सकती है? रेसिडुअल वॉल्यूम। वो सिर्फ वही चेक कर सकती है जो अंदर बाहर जा रही है। तो जिसमें भी तुम्हारा रेसिडुअल वॉल्यूम आएगा वो ये चेक नहीं कर पा रही है, ठीक है। जहां पे भी जो भी कैपेसिटीज में या वॉल्यूम में रेसिडुअल वॉल्यूम है वो ये चेक नहीं कर सकती, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा माइंड मैप, इसको अगर फोटो चाहिए तो ले लेना। नेक्स्ट आते हैं हम, ये भी एज इट इज मैंने तुम्हारे टेक्स्ट बुक से कैपेसिटीज को एज इट इज कॉपी किया हुआ है, फटाफट इसको देख लेते हैं। ओके, अब कैपेसिटीज पे आते हैं। कैपेसिटीज क्या होती हैं? जब आप 1, 2, 3 पल्मोनरी वॉल्यूम को, इन शॉर्ट अगर आप पल्मोनरी वॉल्यूम्स को जोड़ते हैं तो जो बनता है उसको हम कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो पहला वाला हम करते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, जो इंस्पायर कर रहा है एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आपने सांस छोड़ी और उसके बाद जितना भी सांस लिया वो क्या हो गया तुम्हारा? IC हो गया, ठीक है। IC का ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या है? TV प्लस IRV, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ग्राफ के थ्रू समझाऊंगी, बहुत आसानी से समझ आएगा। एक्सपायरेटरी क्या है? नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जो भी एयर इन लिया, ठीक है। ये फॉर्मूला हम वहां तक पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद
functional residual capacity, the volume of air that will remain in the lungs, normal expiration आपने कर दी, उसके बाद जो बचा रहता है, बचा हुआ है लंग्स में, उसको फंक्शनल बोलते हैं, क्योंकि वो लंग्स के फंक्शनिंग के लिए यूज कर रहे हैं, वैसे याद रख लो ट्रिक के जैसे, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। तुमने एकदम सांस लगा के छोड़ दिया, अब कितना तो सांस ले सकते हो, वो वाइटल कैपेसिटी। जान लो उसको, कैसे याद रखो कि जीने के लिए भैया सांस लेना, तुमने सांस रोक दी किसी ने, तो जब तुमने सांस लिया अचानक से, उसको वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्यूमुलेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ठीक है। आपने जितना भी टोटल है ना, टोटल हमको क्या, हमको बाहर की दुनिया से मतलब थोड़ी, हमें लंग्स से मतलब है, तो टोटल लंग्स में जितनी भी वॉल्यूम होगी, एक फोर्सफुल लंबी सांस लेने के बाद जितना भी वॉल्यूम है लंग्स में, उसको हम बोलते हैं टीएलसी, ठीक है। ये एज इट इज एनसीईआरटी से ली है मैंने, इस पे इतना ध्यान नहीं देंगे। अब ये जो ग्राफ है ना, अच्छा ग्राफ से पहले ये देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आया था, पी/क्यू है ये, इसलिए जरूरी है। माइन्यूट वेंटिलेशन रेट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर इन एंड आउट पर मिनट को हम माइन्यूट वेंटिलेशन रेट बोलते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दैट इज टाइडल वॉल्यूम इनटू ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट हमारी कितनी होती है? 12 to 16। आप 12 को लेकर कर सकते हो। टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है? 500 होती है, तो 500 इंटू 12 जो भी आएगा वो आपकी रीडिंग होगी MBR में, ठीक है। एल्वियोलार वेंटिलेशन रेट, एल्वियोलार वेंटिलेशन रेट में क्या होता है? आपको एयर इन द एल्विलाई, हमने पढ़ा था कि कंडक्टिंग जोन में 150 चली जाती है और रेस्पिरेटरी जोन में 350 चली जाती है, मतलब एल्विलाई के पास सिर्फ 350 जाता है, ठीक है। तो एल्विलाई के पास जितना गया उतना इंटू ब्रीदिंग रेट, ठीक है। एयर इन द एल्विलाई 350 होती है, ठीक है। तो वही चीज मैंने लिखी है, 350 इंटू 12 इंटू 16। ये आपको याद होना चाहिए, पी/क्यू है। अब आ जाते हैं ग्राफ्स पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, एक बार आपको समझ आ जाएगा तो बस कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब देखो हमने क्या पढ़ना है यहाँ पे। मैम ने बोला तुमको सांस लेने के लिए, सांस लो भैया, ये तुमने इंस्पिरेशन किया और ये तुमने एक्सपिरेशन लिया, एक नॉर्मल सांस ली। ये नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल जो सांस ली, ठीक है। अब फिर तुमने नॉर्मल सांस ली, लेकिन नॉर्मल के साथ साथ तुमने और डीप इंस्पिरेशन कर दिया, और ज्यादा सांस ले ली, ठीक है। नॉर्मल तो लिया, और ज्यादा ले लिया, ठीक है। उसके बाद जो तुमने और ज्यादा सांस ली, उसको हम बोलते हैं IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्स्ट्रा फोर्सफुली जो तुमने लिया, ठीक है। अब वापस से नीचे आ जाओ, तो ये तुम्हारा क्या, ये तो हो गया तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम। अब इसके बाद जो तुम सांस ले रहे हो, ये तुमने नॉर्मल सांस छोड़ी टाइडल वॉल्यूम में, ठीक है। अब जो तुम फोर्सफुली सांस छोड़ रहे हो, उसको ERV बोलते हैं, यही पढ़ा था ना हमने। फोर्सफुली जो हम सांस ले रहे हैं वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, फोर्सफुली जो हम सांस छोड़ रहे हैं वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ठीक है। उसके बाद छोड़ने के बाद भी हमारे लंग्स में जो कुछ बचा होता है उसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। वापस से बोल रही हूँ, देखो इधर ध्यान से। तुमने क्या किया? नॉर्मल सांस ली, उसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल सांस लेके तुमने और फोर्सफुली सांस ली, उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्सफुली सांस लेके तुमने नॉर्मल सांस छोड़ी, वो तो टाइडल वॉल्यूम हो गया। नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद तुमने फोर्सफुली और छोड़ते जा रहे हो, एक्सपायरेशन करते जा रहे हो, वो हो गया ERV, ठीक है। ERV होने के बाद भी जो तुम्हारे लंग्स में बचा उसको क्या बोलते हैं? RV, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये तो होगी तुम्हारी सारे वॉल्यूम की। अब देखो कैपेसिटीज, क्या बोला था? कैपेसिटीज वो होती है जो वॉल्यूम को ऐड करने से बनती है, ठीक है। 2 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम, जो भी आप वॉल्यूम ऐड करते हो। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इधर देखो। तो तुम्हारा फोर्सफुली इंस्पायरेशन ये किया था हमने, IC में यही तो पढ़ा था ना, IC में यही पढ़ा था। तो IC मतलब इंस्पिरेशन से हमको मतलब है, इंस्पिरेशन मतलब ऑब्वियसली टाइडल वॉल्यूम तो होगा ही, क्योंकि नॉर्मल इंस्पिरेशन है और एक्स्ट्रा, तो ये IRV प्लस TB को हम IC बोलते हैं, ठीक। अब देखो टाइडल वॉल्यूम तो होगी ही, और फिर मैंने फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लिया ये वाला, ठीक है। तो इसको हम EC बोलते हैं, दैट इज ERV प्लस TB। अब फंक्शनल जो हमारे लंग्स को चाहिए काम करने के लिए, याद रखो, ठीक है, वो कौन सी होगी? तुम्हारी ERV, जो एकदम सांस छोड़ दिया, एकदम सांस छोड़ने के बाद भी जो वॉल्यूम बची है, रेसिडुअल वॉल्यूम, तो इन दोनों को ऐड करने से तुम्हारी FRC निकल जाएगी, ठीक। अब VC क्या होती है? VC RV को छोड़ दो, RV को छोड़ दो क्योंकि वो रेसिडुअल वॉल्यूम है। वाइटल कैपेसिटी ना लंग्स की हमको जाननी है, तो RV को छोड़ के बाकी तीनों, दैट इज योर ERV, योर TB एंड योर IRV, इन तीनों को मिला दोगे तो VC बन जाता है, ठीक। फिर TLC क्या है? TLC तुम्हारा टोटल है, ठीक है।
ओ TLC आया नहीं, ठीक है इधर लिख देते हैं। ये तुम्हारा TLC है, ये पूरा तुम्हारा TLC है। कौन कौन सा हो गया? IRV हो गया, TV हो गया, ERV हो गया एंड RV हो गया, ठीक है। ये चारों को मिला दिया तो ये तुम्हारी टोटल लंग कैपेसिटी निकल गई, पूरी की पूरी TC निकल गई। आज का टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग गैसियस एक्सचेंज। सो हमने पिछली क्लास में देखा था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है मैकेनिज्म है, ठीक है। अब उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं जिनकी वजह से या तो ये एक्सचेंज इजीली हो सकता है, फास्ट हो सकता है या धीरे हो सकता है, ठीक है। कौन सी गैसेस हैं? 2 गैसेस जिन पे हम फोकस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी के लिए इन दोनों की एक्सचेंज के लिए क्या क्या फैक्टर्स है, तो पहला हो गया तुम्हारा थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब बाई दस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या होती है, ठीक है। इधर देखो, रेस्पिरेटरी और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कुछ नहीं होती है। तुम्हारी टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके का, ये होगी तुम्हारी एल्विलाई और यहाँ पे कैपिलरीज दी हुई हैं, ठीक है। एल्विलाई की जो लाइनिंग है वो बनी हुई है स्क्वैमस एपिथेलियम से, और ये जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज की जो लाइनिंग होती है इसको हम, ये भी स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है, बट कैपिलरीज में हम इसे एंडोथीलियम बोलते हैं। एक अच्छा सा नाम दे दिया, जैसे तुम्हारा निकनेम होता है वैसे इसका नाम दे दिया, ठीक है। अब ये जो बीच में होती है ना, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। बिना बेसमेंट मेम्ब्रेन की कभी तुम्हें एपिथेलियल टिश्यू दिखेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू एसेलुलर है, वो एक सेल है ही नहीं, तो उसके पास खाना कैसे जाएगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन ही उसे सपोर्ट, इलास्टिसिटी सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मैं कभी भी तुम्हें रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में बात करूं तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये सिंपल स्क्वैमस लेयर बनी होती है, किसमें? एल्विलाई में, ठीक है। बेसमेंट में 3 चीजों से बनी है तुम्हारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। सिंपल स्क्वैमस लेयर ऑफ एल्विलाई, एक एल्विलाई है। दूसरा तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जो ये बीच वाला मैंने बोला, ये क्या करती है? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, और यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, यहाँ से जो भी खाना जाता है थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन जाता है, ठीक है। दिस इज द मेम्ब्रेन बिटवीन एल्विलाई एंड ब्लड वेसल। कभी भी एपिथेलियल टिश्यू बिना बेसमेंट मेम्ब्रेन की नहीं होगी, याद रखना ये, ठीक है। एंडोथेलियल, जो ये तुम्हारा कैपिलरीज है ना, कैपिलरीज, इसकी जो लेयर होती है वो भी स्क्वैमस होती है, पर स्पेशल नाम दिया हुआ है, दैट इज योर एंडोथेलियम। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इधर आ जाते हैं, तो थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी, जो ये 3 मेम्ब्रेन दिखाई है ना, उसको हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक। अगर तो इनकी थिकनेस ज्यादा हुई तो क्या हो गया? डिफ्यूजन कम हो जाएगा। अगर तो इनकी थिकनेस कम हुई तो डिफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर पतली सी है तो ज्यादा डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन की थिकनेस होती कितनी है? लेस देन 1 mm, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। लेसर द थिकनेस, मोर विल बी द डिफ्यूजन। सेकंड क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब जो गैसेस हैं, स्पेशली हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो उनका पार्शियल प्रेशर कैसा होता है वो देख रहे हैं। जहां ज्यादा होता है वहां से वो कम में जाती है, ठीक है। सो प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल, पार्शियल प्रेशर होता क्या है वो देख लेते हैं। एक इंडिविजुअल गैस का, एक पर्टिकुलर गैस का मिक्सचर ऑफ गैसेस पे, जैसे मैंने A, B, C, D ये सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस ले ली, इसमें C का कितना प्रेशर है इन सारी मिक्सचर ऑफ गैसेस में, अगर मैं निकालना चाहूँ तो उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बोलेंगे, ठीक है। तो ये किन चीजों पे डिपेंड करती है? इधर देखो, आपकी टेक्स्ट बुक में टेबल दिया हुआ है, उसी टेबल को मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, वो आप टेबल देख लेना, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर में कितना होता है, एल्विलाई में कितना होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और सिस्टमिक वेन, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड और सिस्टमिक आर्टरी, ये PYQ है, तो तुम्हें याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजनेटेड याद रख लो और सिस्टमिक आर्टरी आए तो फिर कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखते हैं? तुम याद कर सकते हो, डीऑक्सीजनेटेड एंड टिश्यू में सेम होता है। एनसीईआरटी में अलग अलग टेबल दी हुई है और ये लेकिन सेम होता है, इसकी रीडिंग तुम एक बार चेक करना, ठीक है। आ जाते हैं थर्ड वाले पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इनटू द ब्लड प्लाज्मा। आगे हम पढ़ेंगे कि बहुत तरीके से हमारे जो गैसेस होती हैं वो ट्रैवल करती हैं। तो एक तरीका है सॉल्युबल, कि वो जो प्लाज्मा है, जो पानी है तुम्हारे पानी में, उसमें वो सॉल्युबल है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कोई सॉल्युबल होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इसलिए जब हम बोलते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर है तो पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाएगा, ऑक्सीजन बाइंड ही नहीं कर पाएगा हीमोग्लोबिन पे, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसकी 20 to 25 मोर सॉल्युबिलिटी है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ प्लाज्मा की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड तुम्हारा हीमोग्लोबिन पे भी बाइंड कर सकता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन पे बाइंड कर सकता है, ठीक। ऑक्सीजन हैज लीस्ट सॉल्युबिलिटी अमंग ऑल दीज थ्री, ठीक है।
200 to 250 टाइम्स ज्यादा सॉलिबिलिटी है कार्बन मोनोऑक्साइड की। कितना खतरनाक है देख लो तुम। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन थ्रू द मेम्ब्रेन इज हायर देन द ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि सॉलिबिलिटी है ना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो तुम्हें पता होना चाहिए वो ये कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती कहाँ से कहाँ तक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस तुम्हारी एल्वेलाई से ब्लड में जाती है। एल्वेलाई टू ब्लड कौन सी जाती है? एल्वेलाई में बाहर से गैस आई है तो ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। ब्लड में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है ड्यू टू कैटाबॉलिक एक्टिविटी, तो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है तुम्हारे ब्लड से एल्वेलाई में। नेक्स्ट ब्लड टू टिश्यू क्या जाता है? ब्लड में अभी हमने ऑक्सीजन भर लिया तो ब्लड टू टिश्यू क्या जाएगा? ऑक्सीजन जाएगा। टिश्यू ने क्या किया? मेटाबॉलिक एक्टिविटी से कार्बन डाइऑक्साइड बनाया तो उसने क्या किया? ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया, ठीक। अब यहाँ पे मैंने नोट लिखा है जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। Gaseous exchange takes place through the simple diffusion। याद रखना किस तरीके से एक्सचेंज होती है? थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन gases move from the alveoli to blood or vice versa। सो ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या है? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या है? वही जो 3 मेम्ब्रेन हमने पढ़ी है। कौन सी मेम्ब्रेन है? इसी मेम्ब्रेन के थ्रू तुम्हारी डिफ्यूजन होती है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की। कहाँ पे? एल्वेलाई और ब्लड के बीच में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो पहली जो चीज है वो हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन होगा कैसे। व्हाट इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? सो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारी ब्लड है ना। 2 तरीके से होता है ब्लड में, एक होता है तुम्हारा थ्रू आरबीसी और एक होता है डिसॉल्व फॉर्म में। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सबसे ज्यादा जो डिसॉल्व होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन होता है। सो सिर्फ 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जाएगा एंड 97% थ्रू आरबीसी हीमोग्लोबिन के थ्रू जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है हमारा? रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है वो होता है हीमोग्लोबिन, जो हमारी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। किस तरीके का होता है वो? रेड कलर होता है। क्यों रेड होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन। कहाँ पे फाइंड होता है? आरबीसी में फाइंड होता है, ठीक है। कितने पार्ट्स होते हैं इसके? 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हीम, एक होता है ग्लोबिन। हीम के पास 4 आयरन होते हैं। एक आयरन जो है वो एक ऑक्सीजन को ले सकता है, तो 4 आयरन कितने को ले पाएगा? 4 ऑक्सीजन को। So 1 hemoglobin will be able to carry 4 ऑक्सीजन, ठीक है। मेड अप ऑफ प्रोटीन कौन सी यूनिट होती है? 2 अल्फा होती है और 2 बीटा होती है। इनको पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोलते हैं। एक हेल्दी इंडिविजुअल में अगर आप हीमोग्लोबिन चेक करेंगे तो 15 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ऑक्सीजन होता है? 20 ml ऑक्सीजन होता है। PYQ है, याद रखना है, ठीक। 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 15 ग्राम भी होता है, तो 15 ग्राम में कितना ऑक्सीजन हुआ? 20 ml हो गया। ये चीज लिखी है मैंने, 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में 20 ml ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो अगर मुझे 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन फाइंड करना है तो मेरा 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक। अब देखो इसकी डिलीवरी कैसे होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये देखो ब्लड डिलीवरी अभी बताया 20 ml ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। माइंड डीऑक्सीजनेटेड नहीं लिखा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब ड्यूरिंग रेस्ट जब तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ 5 ml जाते हैं तुम्हारे टिश्यू में एंड 15 ml वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिल जाता है और हार्ट के पास जाता है। फिर से वही ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन हार्ट में होता है। लेकिन जब तुम एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो क्या होता है? मोर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। दैट मीन्स मोर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड इन योर बॉडी। तो क्या होता है? 15 ml ऑक्सीजन जाते हैं टिश्यू के पास और सिर्फ 5 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में एंटर करता है, हार्ट के पास जाता है फॉर प्यूरिफिकेशन, ठीक है। मतलब हार्ट के पास जाता है और फिर वो लंग्स के पास जाता है। अब हम आते हैं 4th पॉइंट पे, दैट इज योर ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन मीन्स हीमोग्लोबिन ऑब्वियसली और रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो जब भी ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक। तो ऑक्सीजन विल बाइंड टू दिस एंड 1 हीमोग्लोबिन कैरी 4 ऑक्सीजन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखो तुम्हारा ऑक्सीजन बाइंड होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो बना देता है, लेकिन वो एक जरिया है कैरी करने का। ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक जरिया है ब्लड में ट्रेवल करने का, लेकिन मुझे ट्रैवलिंग से मतलब नहीं है, मुझे मेरे टिश्यू को चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ेंगे तभी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग अलग हो जाएंगे। ऑक्सीजन टिश्यू ले लेगा, हीमोग्लोबिन फिर से फ्री हो जाएगा। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है तो हमेशा रेडी रहता है फ्री होने के लिए, ठीक है। तो partial pressure of oxygen at which hemoglobin is 50% saturated, ये कब होता है? जब 50% saturated होता है, ठीक है। पल्मोनरी वेन की अगर बात करें तो 100% सैचुरेशन है नियरली और 95 mmHg। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में नियरली 50% सैचुरेटेड एंड P50 वैल्यू तुम्हारी 50%। सैचुरेशन मतलब क्या है? एक हीमोग्लोबिन एक आयरन एक ऑक्सीजन ले लिया, दूसरा आयरन दूसरा ऑक्सीजन ले लिया, ऐसे एक हीमोग्लोबिन जब 4 ऑक्सीजन ले लेते हैं तो वो सैचुरेटेड हो गया। ये चीज लिखी है,
ठीक है ना। नेक्स्ट वन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इसमें 2 शिफ्ट होता है। अगर तुम तुम्हारी टेक्स्ट बुक देखोगे तो इस तरीके का कुछ कर्व दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं उसको इस तरफ शिफ्ट कर दूं तो ये हो गई राइट शिफ्ट, और अगर मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूं तो ये होगी लेफ्ट शिफ्ट। इसमें जो तुम्हारी राइट शिफ्ट है या लेफ्ट शिफ्ट है, कौन सी अच्छी होती है वही हम देखेंगे, ठीक है। राइट शिफ्ट जो होती है वो तुम्हारी डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन की होती है। मतलब यहाँ पे अब ऑक्सीजन अलग हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, तो ऑक्सीजन एंटर कर जाएगा टिश्यू में। ये कब होती है? जब तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है। कमी है ना, कमी है, पानी की कमी होती है तो तुम ज्यादा पानी पीते हो, वैसे यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है तो वो टूटने लग जाता है, ठीक है। बाकी सब ऑपोजिट हो जाएगा, इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन, हाई टेम्परेचर एंड 2,3 DPG, ठीक है। इस इफेक्ट को बोर्स इफेक्ट कहते हैं। बोर्स इफेक्ट है जब भी तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है, देयर विल बी अ डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दिस इज कॉल्ड एज बोर्स इफेक्ट। स्पेशली ये कब होता है? एक्सरसाइज के टाइम पर होता है, ठीक। ये तुम्हारा राइट शिफ्ट में, मतलब मोर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर है। लेकिन अगर बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे, तो देखो क्या होता है, यहाँ पे एसोसिएशन, ऑक्सीजन ज्यादा है ना तो वो जाके बाइंड कर जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एल्वेलाई में क्या होता है, ऑब्वियसली तुम सांस ले रहे हो तो ऑक्सीजन ज्यादा है, बाकी सारी चीजें कम हो जाएंगी। उसके बाद एक फीटल हीमोग्लोबिन में क्या होता है, फीटल हीमोग्लोबिन हैज मोर एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। क्यों एफिनिटी ज्यादा है? क्योंकि वहां पे 2 अल्फा एंड 2 गामा होता है। हमारे में क्या होता है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा सब यूनिट होता है, इनमें गामा सब यूनिट होता है। सो इसकी 30% एफिनिटी ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर एफिनिटी ज्यादा नहीं हुई तो सारा ऑक्सीजन तो मेटरनल बॉडी में चला जाएगा, मम्मी के पास चला जाएगा, बच्चे के पास कुछ आएगा ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ता है, ज्यादा एफिनिटी दिखानी पड़ती है, तो वो 2 गामा हो जाता है। जैसे जहाँ पे सेल होती है वहीं तुम जाते हो, है ना, वैसा ही सीन है। मायोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होती है? तुम्हारी मसल में होती है। जैसे हीमोग्लोबिन होता है वैसे मायोग्लोबिन होता है, पर मायोग्लोबिन मसल में मिलता है। ये सब एक ही आयरन कंटेन करता है, मतलब एक ही ऑक्सीजन कंटेन करता है, इसलिए तुम थक जाते हो जल्दी से, ठीक है। इसको हम हैल्डेन्स इफेक्ट भी बोलते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। एक और पॉइंट है जो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 4 ऑक्सीजन विल बाइंड टू 1 हीमोग्लोबिन एंड एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये P/Q है, याद होना चाहिए। कब होता है? बस याद रखो कब होता है। एसोसिएशन मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, बाकी सारे को नेगेटिव में डाल दो, नीचे गिरा दो, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब इसकी डिसोसिएशन कब होगी? जब तुम्हारा ऑक्सीजन कम होगा तो बेचारा टूटने लग जाएगा, बाकी सारी चीजें ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे ये तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए बोर्स इफेक्ट एंड हैल्डेन्स इफेक्ट लिखा हुआ है, ठीक। अब हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे। ये थोड़ा ध्यान से समझना, ऑक्सीजन वाला इजी था। ऑक्सीजन वाले में हमने क्या देखा? ऑक्सीजन वाले में हमने देखा कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। जब भी ऑक्सीजन ज्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो ये बनेगा। जब भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा तो क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे, डिसोसिएशन हो जाएगा, तभी ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, टिश्यू में चला जाएगा, ठीक है। ये चीज हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में देखी। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मीडियम क्या है? वापस से ब्लड ही मीडियम है, ठीक है। डिलीवरी कैसे होती है? 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो मैं ऑक्सीजनेटेड नहीं लिखूंगी, डीऑक्सीजनेटेड लिखूंगी। कितना है? सिर्फ 4 ml। P/Q है, याद रखना, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमने कितना देखा था? 20 ml देखा था, जिससे सिर्फ और सिर्फ 5 ml रेस्टिंग स्टेज में जाता है। यहाँ पे कोई रेस्टिंग स्टेज एक्सरसाइज नहीं दी हुई है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है 4 ml जाता है, ठीक है। ये याद होना चाहिए आपको। अब देखो, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू ब्लड होता है, 7% डिजोल्व फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन कितना था? सिर्फ 3% था, ठीक है। 20 to 25% कार्बामाइन हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं लिखा है, कार्बामाइन लिखा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से, हीम पार्ट से बाइंड करता है, बट अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो ग्लोबिन पार्ट से, जो ग्लोबिन पार्ट में अमाइनो एसिड होता है उससे बाइंड करता है, इसलिए ये कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन लिखा हुआ है। So carbon dioxide will bind to the globin part and globin part has amino acid. 70% as bicarbonate, very 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 important, और ये bicarbonate भी थ्रू प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो तुम्हारा प्लाज्मा से 7% भी होता है एंड बाइकार्बोनेट भी प्लाज्मा के थ्रू होता है। तो ये 3 तरीके हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इजी वाला देख लेते हैं, 7%। तो सबसे पहला हमारा है ट्रांसपोर्टेशन थ्रू प्लाज्मा। कैसा होता है? 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे तुम्हारा टिश्यू हुआ, ठीक है, और ये तुम्हारा आरबीसी हो गया और ये तुम्हारा प्लाज्मा हो गया, ठीक है। 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में आया, प्लाज्मा से एल्वेलाई में गया, एल्वेलाई से बाहर फेंक दिया जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे पार्शियल प्रेशर कम है कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक। अब सेकंड तरीके पे आते हैं,
वो है तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन थ्रू आरबीसी एज कार्बोमाइनोहीमोग्लोबिन। तो कितना एग्जैक्टली अगर हम देखें तो 23% होता है, बट टेक्स्ट बुक में 20 to 25% दिया हुआ है। 23% कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में एंटर करता है। ठीक, देखो टिश्यू से 23% आरबीसी में एंटर कर रहा है। अब वहां पे क्या होता है, आरबीसी में ऑक्सीजन कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ज्यादा होती है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन अनस्टेबल कंपाउंड है वो ब्रेक हो जाएगा, तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा। ये हीमोग्लोबिन से तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड जो आया है अभी टिश्यू से वो बाइंड कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन फ्री हुआ है ये कहाँ चला जाएगा, ये टिश्यू को चला जाएगा। ठीक है, इस इफेक्ट को हम बोर्स इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे पूरा पढ़ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड किया हीमोग्लोबिन से तो फॉर्म कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन। कहाँ जा रहा है, एल्वेलाई में जा रहा है। वहां पे क्या होती है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कम होती है। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, डिसोसिएशन ऑफ कार्बोमाइनो, अब अलग अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा। हीमोग्लोबिन से हम ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा बाहर फेंक दिया जाएगा। ठीक है, दिस वाज द सेकेंड फॉर्म। थर्ड जो है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है इसमें, वो है ट्रांसपोर्टेशन थ्रू आरबीसी। एक बार इधर देख लो, समझ जाओगे तो इजी पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया टिश्यू तुम्हारा, ये हो गया आरबीसी। काम क्यों नहीं कर रहा है यार, एक सेकेंड, आरबीसी हो गया। ठीक है, ये आरबीसी हो गया और ये प्लाज्मा हो गया। तो ये जो 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेगा, तुम्हारा एंटर करेगा प्लाज्मा में, प्लाज्मा से एंटर करेगा 70% लिख देते हैं यहाँ पे, एंटर करेगा आरबीसी में। तो कार्बन डाइऑक्साइड और आरबीसी में जो पानी है और इसके पास एसिड होता है, सॉरी एंजाइम होता है कार्बोक्सी एनहाइड्रेज, उसकी प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा, H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड बनाएगा। ठीक है, कार्बोनिक एसिड से वो ब्रेक होके HCO3 बनेगा ना, HCO3 दैट इज बाइकार्बोनेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन, ये बन गया। अब देखो क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन वापस से प्लाज्मा में जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन क्या होता है, यहाँ पे जो डिसोसिएशन हुआ था ना तुम्हारा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन अलग हो गया था और ऑक्सीजन बन गया था। ये ऑक्सीजन कहाँ चला गया, तुम्हारा टिश्यू में चला गया, ये हीमोग्लोबिन तो फ्री हो गई। तो ये वाला हाइड्रोजन जो है वो हीमोग्लोबिन को बाइंड कर जाएगा और बनेगा HHB बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट बाहर आ गया, यहाँ पे आ गया, तो प्लाज्मा में क्या होता है तुम्हारा, प्लाज्मा में तुम्हारा NaCl होता है, NKCl होता है, जिनका ब्रेकअप हो जाता है तो वो बन जाते हैं Na+Cl-, K+Cl-। अब ये अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, तो ये HCO3- फायदा उठाता है, क्या करता है, बाइंड कर जाता है किसके साथ, सोडियम के साथ एंड पोटेशियम के साथ, और क्या बन जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट पोटेशियम बाइकार्बोनेट, जिससे वो प्लाज्मा के थ्रू ट्रैवल करता है। ठीक, ये सारी चीजें कहाँ हो रही है, तुम्हारी आरबीसी में हो रही है और प्लाज्मा में हो रही है। ठीक है, अब क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन बाहर आ गया है तो नेगेटिव आयन कम हो गया यहाँ पे, तो जो क्लोराइड प्रेजेंट होता है, क्लोराइड आयन प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, वो अंदर एंट्री कर देगा, जिसको हम क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। क्या इतना समझ आया, इसको हम क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। यही पूरी चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई से क्या करता है, एंटर करता है आरबीसी में। आरबीसी में वो क्या करेगा, आरबीसी में जाके वो बाइंड कर जाएगा वाटर से। ठीक है, किसके थ्रू, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, हाँ ये रहा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के थ्रू। ठीक है, बाइंड करके क्या बनाएगा, फाइनली बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन बनाएगा। ठीक, बाइकार्बोनेट कहाँ जाएगा, आरबीसी से बाहर जाएगा, प्लाज्मा में एंटर करेगा, प्लाज्मा में NaCl एंड KCl है, उनका ब्रेकअप हो जाता है, तो क्या करता है, बाइकार्बोनेट सोडियम से बाइंड करता है, फॉर्म करता है सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड बाइकार्बोनेट पोटेशियम से बाइंड करता है टू फॉर्म पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और इसी थ्रू में वो एल्विलाई के पास जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो गया आरबीसी में, तो क्या हुआ, क्लोराइड आयन फ्रॉम प्लाज्मा इट विल एंटर इनटू आरबीसी टू बैलेंस द चार्ज, और इसको हम क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमिनन भी बोलते हैं। हाइड्रोजन आयन जो अंदर था वो किससे बाइंड कर दिया, हीमोग्लोबिन से बाइंड कर दिया और फॉर्म कर दिया HHB, और इसी तरीके से वो भी एल्विलाई में जाता है और वहां पे डिसोसिएट हो जाता है। क्यों, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है वहां पे। ठीक है, फिर अलग हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की बात करें तो वो सबसे ज्यादा आरबीसी में प्रेजेंट होता है, ऑल्सो इन लिटिल अमाउंट इट इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा।
तो ये 3 तरीके हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। पहला क्या है, थ्रू प्लाज्मा, दूसरा क्या है, थ्रू कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन, तीसरा क्या है, थ्रू बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब बन तो गया, ट्रांसपोर्टेशन तो हो गई, लेकिन लोडिंग अनलोडिंग कैसे होती है वो देख लेते हैं। अब अनलोडिंग कैसी होती है ऑक्सीजन की वो देखते हैं। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या है तुम्हारा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा यहाँ पे, क्यों, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो वो क्या कर देगा, इसको तोड़ देगा, तोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन फ्री हो जाएगा, वो बाइंड कर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के पास। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, ऑक्सीजन फ्री बचता है, ये ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, तुम्हारे टिश्यू के अंदर चला जाएगा। ऑल्सो जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा तो वो हाइड्रोजन जो बना हुआ था बाइकार्बोनेट से उसके साथ भी मैच कर जाएगा, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाता है हाइड्रोजन आयन के साथ और यहाँ पे फ्री हो जाता है ऑक्सीजन, ये भी कहाँ जाता है, टिश्यू में जाता है। तो ये हुई तुम्हारी अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू। अनलोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होती है वो देख लेते हैं। इधर देखो, अब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो बना हुआ था वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो जाता है। This carbon dioxide will enter into hemoglobin. Chloride ion will move out of the RBC. अभी वो अंदर गया था, ठीक है, इसे भी देख लेते हैं। उल्टा है, सीधा उल्टा है। क्लोराइड आयन क्या हुआ था, अंदर गया था। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा, एल्वेलाई के पास में क्लोराइड आयन बाहर जाएगा। HCO3 बाहर गया था, यही पढ़ा था हमने, अब HCO3 अंदर जाएगा, एल्वेलाई में उल्टा होता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन कार्बोनिक एसिड फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड, उल्टी रिएक्शन डाल दो। ठीक है, उल्टी रिएक्शन डाल दो। HHB बाइंड्स टू ऑक्सीजन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई। ये कहाँ पर हो रहा है, अनलोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एल्वेलाई में हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है, एल्वेलाई में हो रहा है। वहां पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, तो सारी उल्टी रिएक्शन होगी, मतलब ब्रेकअप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, ये सब तुम्हारा हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी माइंड मैप एंड हाईलाइट सीरीज। आज की क्लास में हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पार्ट 7 माइंड मैप बनाने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो अब तक हमने देखा था कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, किस तरीके से होता है, क्या क्या मैकेनिज्म है, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हुई है, लेकिन ये मैकेनिज्म को, ये प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है, आज की क्लास में हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं थोड़ा रेस्पिरेशन के बारे में। हमने पढ़ा है कि 1 मिनट में कितनी ब्रीदिंग होती है, 12 to 16 ब्रीदिंग होती है। और ये 12 to 16 ब्रीदिंग क्या है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। मतलब याद है आपको, हमने क्या पढ़ा था, 2 सेकेंड्स का इनहेलेशन होता है और 3 सेकेंड्स का एक्सहेलेशन होता है, मतलब टोटल 5 सेकेंड्स में आपकी एक ब्रीदिंग होती है। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हम देखने वाले हैं कि ये जो रेस्पिरेशन है इसको रेगुलेट कौन करता है। तो 2 होते हैं। ठीक है, 2 तरीके से ये रेगुलेट होता है। सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है न्यूरल रेगुलेशन। एक होता है आपका न्यूरल रेगुलेशन, होता है कीमोरेसेप्टर। ठीक है, पहले हम न्यूरल रेगुलेशन के बारे में जान लेते हैं। वर्ड से ही पता चल रहा है, न्यूरल मतलब समथिंग हैज टू डू विद द न्यूरॉन्स, ब्रेन के साथ, नर्व के साथ डील करना है, राइट। तो हमने यहाँ पे न्यूरल रेगुलेशन हम किस तरीके से करते हैं वो देखो। एक तो आपका होता है मेडुला, दूसरा आपका होता है पॉन्स। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, जब हम इनहेलेशन की बात करते हैं तो मेडुला में डीआरजी होता है, वो एक्टिवेट होता है, सिग्नल सेंड करता है। जब हम एक्सहेलेशन की बात करते हैं तो पॉन्स में नीमोटेक्सिक सेंटर होता है जो स्टॉप कर देता है सिग्नल को, तो एक्सहेलेशन होती है। ठीक है, अब इधर देखो होता क्या है एक्चुअली में। सो मेडुला में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होती है जो कंट्रोल करती है नॉर्मल इंस्पिरेशन को। यही बोला था मैंने, डीआरजी होती है जो इंस्पिरेशन को कंट्रोल करती है। कौन सी इंस्पिरेशन को, नॉर्मल इंस्पिरेशन को। फोर्सफुल इंस्पिरेशन याद है आपको, हमने पढ़ा था 3 मसल्स होती है क्लेविकल बोन के पास, वो आपको हेल्प करती हैं। ठीक है, दिस मेडुला इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पॉन्स। पॉन्स के पास क्या होता है, नीमोटेक्सिक सेंटर होता है। अब देखो इधर, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुआ, ये PyQ है, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरी बात सुनो अभी ध्यान से। क्या होता है, तुम्हारा जो ब्रेन होता है ना, ये याद रखना, ब्रेन के पास जो ब्लड जाता है, एक्चुअली वो ब्लड जाता ही नहीं है। ठीक है, वो बैरियर, छन्नी की तरह छन के वो सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड जाता है, जिसको हम CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। हर बड़ी चीज यहीं पे रुक जाती है, ब्रेन के पास जाती ही नहीं है, तो ब्रेन के पास बस एक लिक्विड जाता है। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, विच वन इज मोर सॉल्युबल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड इज मच मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, राइट। तो अब क्या होता है,
ऑक्सीजन जो है वो तो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके जाएगा, करेक्ट है। और हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, हमने पढ़ा कि बड़ी चीजें तो यहाँ रोक दी जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो तुम्हारा 70% एज अ बाइकार्बोनेट भी जा सकता है, डिसॉल्व इन प्लाज्मा, राइट। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था 7% वो फिर से नॉर्मली भी डिसॉल्व होके प्लाज्मा के थ्रू जा सकता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मोर एफिनिटी है टुवर्ड्स द सॉल्युबिलिटी इन द प्लाज्मा, ठीक। तो अब क्या होगा कि वो प्लाज्मा के साथ छन के यहाँ पे ब्रेन में आ जाएगा, ब्रेन में कहाँ आ जाएगा, मेडुला एंड पॉन्स के पास, ठीक है। तो जब ये आएगा तो उसके पास किस चीज का लेवल ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन तो बेचारा यही रह गया ना, है ना, बाहर रह गया। ये चीज हम क्यों करते हैं, इसको प्लेक्सस भी बोलते हैं, जब आप ब्रेन में पढ़ोगे, ब्रेन के चैप्टर में पढ़ोगे तो इसको प्लेक्सस भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्यों बोलते हैं इसे, क्यों क्यों जरूरी है, क्योंकि हर चीज क्या होता है ना कि आपका बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी अगर ब्रेन में चला गया तो हमको पता है कि न्यूरॉन वापस से डिवाइड नहीं होते, जो आपके बर्थ के टाइम पे मिल गया वापस से नहीं होगा, ठीक है। तो उस वजह से हमें इतनी करना पड़ता है ताकि हमारे बहुत ज्यादा सुरक्षित रहे हमारे न्यूरॉन्स, ठीक। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो आ गए अंदर सीएसएफ में, ये मेडुला के पास जैसे ही सीएसएफ जाएगा उसको पता चल जाएगा कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, सेम H+ कॉन्सेंट्रेशन भी इसमें रहेगी। तो जैसे ही ब्लड में H+ मतलब सीएसएफ में, ठीक है, जैसे ही सीएसएफ में H+ एंड कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, वैसे ही तुम्हारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर अलर्ट हो जाता है। वो क्या करेगा, स्विच ऑफ कर देगा, किसको, डीआरजी को। अगर डीआरजी को स्विच ऑफ कर दिया तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल फंक्शन वो एक्सपायर, जैसे क्या अगर डीआरजी को स्विच ऑफ कर दिया तो क्या होगा, एक्सपायरेशन होती है ना। तो हम क्या करेंगे इस केस में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ गया है तो हम डीपर ब्रीदिंग लेने लगेंगे। देखो यहाँ पे मॉडरेट फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, मतलब जब तक हम नॉर्मल नहीं हो जाते हैं तब तक यही सिचुएशन रहेगी, मतलब जब तक हमारी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कम नहीं हो जाता है यही सिचुएशन रहेगी, ठीक है। तो ऑल्टर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, देखो क्या करता है, ये रिड्यूस करता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक। आप लंबी क्या करने लगोगे, सांसें भी लेने लगोगे, वो हम दूसरे में पढ़ेंगे, कीमो रिसेप्टर में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीजेस, यहाँ पे भी होता है, फास्टर एंड डीपर ब्रीथिंग एंड एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड इज थ्रोन आउट। तो आपकी इंस्पिरेशन तो धीरे हो रही है लेकिन आप सांसें तो लंबी ले रहे हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप बाहर एक्सपिरेशन बहुत ज्यादा करो ताकि कार्बन डाइऑक्साइड फटाफट बाहर जाए। अब ये जो आपका न्यूरल सिस्टम है ना, ये इनवॉलेंट्री है, आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं अभी 20 सेकंड्स के लिए अपनी सांसें रोक लो तो आप रोक पा रहे हो, वो वॉलेंट्री है, ठीक है। वो न्यूरल सेंटर के कंट्रोल में नहीं है। तो वॉलेंट्री किसके कंट्रोल में है, वॉलेंट्री तुम्हारा सेरिब्रम के कंट्रोल में, ठीक है। मेडुला एंड पॉन्स के कंट्रोल में जो है वो इनवॉलेंट्री है, वॉलेंट्री तुम्हारा सेरिब्रम के कंट्रोल में। सेरिब्रम क्या है, फ्रंट पार्ट, जो तुम्हारा ब्रेन का फ्रंट पार्ट होता है ना, फोर ब्रेन, उसका पार्ट होता है, द लार्जेस्ट वन। अब हम आ जाते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रेगुलेशन पे, जो है केमिकल रेगुलेशन। तो केमिकल रेगुलेशन जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये एक PYQ है, आपको याद होना चाहिए। इट इज सेंसिटिव फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन। जैसे ही CSF में ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन ज्यादा होता है वैसे ही एक्टिवेट हो जाता है। स्पेशल न्यूरॉन एंड प्रोटीन विच सेंस द केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम कीमो रिसेप्टर बोलते हैं। तो कीमो रिसेप्टर एक्चुअली क्या, ये स्पेशल न्यूरॉन होते हैं, स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो केमिकल को सेंस कर पाते हैं, राइट। अब इधर देखते हैं कैसे होता है। तो एक सेंट्रल कीमो रिसेप्टर होता है, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर होता है। अगर हम सेंट्रल की बात करें तो ये मेडुला में होता है, और पेरिफेरल की बात करें तो ये कैरोटिड आर्टरी एंड आयोटा। आयोटा आपको पता है हार्ट से निकलती है, ठीक है। तो जैसे ही ये हार्ट से आयोटा निकलती है ना, देन यहाँ पे ये आपकी कैरोटिड आर्टरी होती है, ठीक है। ये सीधा कहाँ जाती है, ब्रेन में जाती है, ठीक। तो कौन सी आर्टरी ब्रेन में जाती है, तुम्हारी कैरोटिड आर्टरी ब्रेन में जाती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, पहले सेंट्रल कीमो रिसेप्टर पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट इन द मेडुला, सेंसिटिव फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मेडुला के पास क्या जाता है, CSF जाता है। मैंने क्या बताया था, ब्रेन में क्या जाता है, CSF जाता है। लेकिन अगर मैं वही यहाँ पे बात करूँ, कैरोटिड आर्टरी है, आयोटा है, तो यहाँ ब्लड रहेगा, ठीक है। दोनों सेंसिटिव है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन के, बट एक ब्लड में ही एक CSF में है, ठीक। उसके बाद देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जैसे ही इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ हुआ, सेंड सिग्नल टू DRG, एंड DRG क्या करता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ा देता है। सेम जैसे हमने न्यूरल में पढ़ा, ब्रीदिंग रेट बढ़ा देगा, आपकी सांसें लंबे होने लग जाएंगी, ठीक है। पेरिफेरल में भी सेम चीजें हैं।
यहाँ पे भी वो जैसे ये ज्यादा हुआ DRG को सिग्नल भेजेगा, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी, आप लंबी लंबी सांसें लोगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज थ्रोन आउट। तो ये सब कुछ होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है। बॉडी बना रही है, जैसे आप भागते हो तो आप क्यों हाँफने लगते हो? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। बॉडी तो अपना मेटाबॉलिज्म करके कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाता जा रहा है, लेकिन आपके पास ऑक्सीजन की कमी है, तो आप गहरी सांसें लेते हो। क्यों लेते हो? ताकि हम क्या कर सके, बैलेंस कर सके, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को हम हटा सके। फिर ये नोट दिया हुआ है आपके इसमें, ये आपको पता होना चाहिए। इन सेंट्रल कीमो रिसेप्टर व्हेन ब्लड कम्स इट इज 97% इन HB, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो ब्लड आता है, जो कैरोटिड आर्टरी में आती है, ठीक है। ड्यू टू ब्लड ब्रेन बैरियर, क्या होता है ब्लड ब्रेन बैरियर? वही जो छन्नी होती है ना तुम्हारी, स्ट्रेन करता है, क्या करता है, इट कांट सेंस ऑक्सीजन। कभी भी ये पेपर है नीट का, ठीक है, कभी भी ऑक्सीजन मत लिख कर आना, कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट कार्बन डाइऑक्साइड इज सॉल्युबल इन एंड इट रीचेस टू द मेडुला एंड पॉन्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है पानी के साथ एंड हाइड्रोजन आयन बना देता है। तो ऑक्सीजन रोल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये आपके NCERT में दिया हुआ है। ऑक्सीजन रोल इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। ऑक्सीजन से हमें मतलब नहीं होता है, हमें मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन से, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये मैंने कुछ एडिशनल भी लिख दिए हैं आपके NCERT के अलावा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, बस ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, ठीक है। तो क्या क्या डिसऑर्डर है? अस्थमा। अस्थमा में क्या होती है, आपकी ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, और वो क्यों होती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट PYQ है। इन्फ्लेमेशन इन द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, जब भी आपकी इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन, ठीक है, सूजन हो जाती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में, तो अस्थमा होता है, ठीक। नेक्स्ट, ये तो कितनी बार पूछा गया PYQ है, ठीक है। क्रोनिक डिसऑर्डर, ये क्या है? जानलेवा डिसऑर्डर है, ठीक है, लत लग जाती है। कहाँ होता है? एल्विलाई वॉल पर होता है। किसको? एल्विलाई वॉल की डैमेज कर देता है, जैसे तुम्हारी, जैसे ये सारी एल्विलाई है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये सबको तोड़ देगा, और जब ये तोड़ देगा तो ये ऐसी बन जाएगी। जब ये ऐसी बन जाएगी तो क्या होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया आपके डिफ्यूजन का, ठीक है, कॉज्ड बाय द सिगरेट स्मोकिंग। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। हमने क्या पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड है मोर एफिनिटी टुवर्ड्स दी हीमोग्लोबिन, है ना। तो क्या 200 टाइम्स मोर एफिनिटी टुवर्ड्स द हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन। तो जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है तो वो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर देगा, और फिर ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो चेरी रेड कलर का होता है। नेक्स्ट, डीकम्प्रेसर सिकनेस। ये क्या होता है, जब भी एक डाइवर नीचे जाता है ना, सी लेवल पे नीचे जाता है, तो क्या होता है, वहां पे डिफरेंट तरीके की गैसेस होती हैं, ठीक। वहां पे क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है वो तुम्हारी बॉडी में एंटर करना शुरू कर देता है। अगर डाइवर सीधा ऊपर आ जाता है तो वो जानलेवा होता है, क्योंकि गैसेस का डिफ्यूजन होने लग जाता है, आदान प्रदान होने लग जाता है। लेकिन वही अगर वो धीरे धीरे ऐसे करके ऊपर आएगा तो क्या होता है, जो भी अनवांटेड गैस अंदर गई है वो बाहर निकल जाएंगी। इसलिए हम बोलते हैं कि डाइवर को हमेशा जिग जैग में ऊपर आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, दिस वन आई एम टॉकिंग, फोर्थ वन आई थिंक, फोर्थ और फिफ्थ है। ये कब होता है, इंडस्ट्री में जब भी कुछ ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग का काम होता है, जिससे डस्ट प्रोड्यूस होता है। अगर वो डस्ट हम ले लेते हैं, बार बार लेते हैं, तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, कोप अप नहीं कर पाता है, ठीक है। जैसे हम डस्ट के यूजुअली हमारी एलर्जी काम करती है ना, तो लॉन्ग एक्सपोजर होने की वजह से क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है। जैसे फाइब्रोसिस, क्या होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, ठीक है, मतलब उसका खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली प्रोलिफरेशन का मतलब हम बोले तो ऐसे बहुत सारी बन जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी बन जाएंगी। कॉजेज सीरियस लंग डैमेज, वर्कर इन इंडस्ट्री वेयर प्रोटेक्टिव मास्क नहीं पहनेंगे तो वो डस्ट की वजह से उनको बीमारी हो जाती है। ब्लैक लंग डिजीज होती है जो लोग कोल में काम करते हैं। सिलिकोसिस होती है जो लोग सिलिका के यहाँ काम करते हैं, जिस कंपनी में सिलिका का काम होता है। एस्पेटोसिस होता है जो लोग एस्पेटोस में काम करते हैं, इन द सेंस उस कंपनी में वो चीजें यूज होती है, ठीक। नेक्स्ट, निमोनिया ज्यादा पता होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ है। तो क्या होता है, एल्वेलाई में फ्लूइड फिल हो जाता है, इट कैन कॉज बाय बैक्टीरिया, इट कैन ऑल्सो कॉज बाय द वायरस, ठीक है। माउंटेन सिकनेस क्या होता है, आप जब भी ऊपर जाते हो हाई एल्टीट्यूड में, तो प्रेशर
सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको वॉमिटिंग होती है या ब्रीथलेस फील होता है, फेटिक हो जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, अगर आप वहाँ रहने लग जाते हो ना, तो आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है टू एक्यूमुलेट लो पार्शियल प्रेशर। इसलिए आप देखोगे जो लोग भी पहाड़ी एरिया में रहते हैं ना, उनके चीक्स बहुत रेड रेड से होते हैं, क्योंकि उनमें हाई अमाउंट ऑफ आरबीसी होता है। ठीक, लेट मी सी और भी कुछ है। ये देखो, ये तुम्हारी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर मान लो किसी की डेथ हो गई, ठीक है, या फिर एक बच्चा पैदा हुआ, पर हमें पता ही नहीं कि वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था कि या वो जिंदा था, किसी ने उसको मार दिया है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लंग्स फ्लोटेशन टेस्ट करते हैं। ठीक, अब इस लंग्स फ्लोटेशन टेस्ट होता क्या है, इसमें ऑटोप्सी प्रोसीजर कर सकते हैं या तो पीस ऑफ लंग्स। ऑटोप्सी मतलब आपको पता ही है कि क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, उसका पीस लेते हैं ना, उसका पीस लेते हैं। डिटरमाइन वेदर द लंग्स हैड अंडरगॉन रेस्पिरेशन और नॉट, तो उसकी ऑटोप्सी करके उसका पीस लेके हम पता करेंगे। तो उसके बाद पीस तो ले लिया, उसके बाद पीस को करेंगे क्या, पानी में डालेंगे, ठीक है। अगर तो वो फ्लोट करने लग गया तो इसका मतलब बच्चे ने सांस ली थी, तो उसके अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, रेसिडुअल वॉल्यूम कभी बाहर जाती ही नहीं है। और अगर वो डूब जाता है तो रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं थी, मतलब बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ तो उसने कभी सांस ली ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चे ने सांस ली थी, इसका मतलब बच्चे ने कभी सांस ली ही नहीं। तो ये बेसिकली पोस्टमार्टम कन्फर्मेशन में काम आती है। ठीक, नाउ लंग्स डोंट कोलैप्स बिटवीन ब्रीथिंग। जब भी आप सांस इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो ना, तो कभी मत सोचना कि आपका एकदम कोलैप्स हो जाता है लंग्स, बिल्कुल नहीं। वहां पे क्या होता है, ये देखो इस तरीके से होता है ना, तो यहाँ पे जो फ्लूइड होता है, यही लिखा है, ये देखो, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑलवेज स्टे इन द लंग्स, नेगेटिव प्लूरल प्रेशर पुल्स आउट द लंग्स। तो यहाँ पे जो फ्लूइड होता है ना, जो फ्रिक्शन को कम करता है, हमने पढ़ा था, वो क्या करता है, वो एक प्रेशर क्रिएट करता है जो नेगेटिव इंट्रा प्लूरल, इंट्रा मतलब लंग्स के अंदर, प्लूरल मतलब लंग्स, ठीक है। नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर पुल्स आउट लंग्स वॉल, तो वो एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसकी वजह से तुम्हारी लंग्स इस तरीके से खिंची हुई रहती है। क्योंकि वो इस तरीके से खिंची हुई रहती है, वो कोलैप्स करती ही नहीं है। ठीक, सो दैट्स ऑल वी हैव, या दैट्स ऑल वी हैव इन टुडेज क्लास। इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। मैं कोशिश करूंगी पूरा वीडियो भी कोलैप्स करके, कोलैप्स बोल रही हूँ, पूरा वीडियो को कंबाइन करके डालने के लिए। बट एनीवेज, कमेंट करना मुझे, ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट चैप्टर का माइंड मैप कौन सा बनाना है। गुड बाय, टेक केयर।